आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले अगर इस चैप्टर नेम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ दो वर्ड है आपके पास। एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंट्रोल है, फर्स्ट वर्ड क्या है? कंट्रोल है। और जब हम लोग यहाँ पे सेकेंड वर्ड के बारे में बात करते हैं, दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, पहला है कंट्रोल और दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियस है, यही अराइज होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स। अब इसको ऐसे समझना है, ड्राइविंग आती है आपको, या तो साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, किसी भी चीज को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आपको चलाना आता है, दैट्स योर कंट्रोल। मतलब आपको बाइक चलानी आती है, आप बहुत बढ़िया चलाते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऑन रोड गए आपको घबराहट होने लगी, आपको पता ही नहीं चला पीछे से किसी ने लाउड हॉर्न बजा दिया, तो आप नर्वस हो गए, पता चला वहीं गिर गया। इसका ये मतलब हुआ कि आपका कंट्रोल तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था आपका। तो यहाँ जो टू वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल में है कि आपका खुद के ऊपर, मतलब ये जो आपकी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो खुद के ऊपर। अब इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने के, जब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। एक यहाँ पे बात ये उठती है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि क्या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है? आप बोलेंगे हाँ कर रहा है। फिर मैं पूछूं क्या आपको लगा ऐसा कि मैम इंपॉर्टेंट समझा रही हैं तो हम अपना डाइजेशन जो है वो स्टॉप कर देते हैं? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपका काम कर ही रहा है। इवन कि सोते वक्त भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से सपने वगैरह आप देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को आप लगातार रिपीटिशन के साथ सोचते रहते हैं वो नेक्स्ट डे होता भी है कई लोगों के साथ। ठीक है, इसके पीछे भी साइंस है, बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि आखिर जो ये कंट्रोल है एक सिस्टम का, वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड कैसे है? उसको कोऑर्डिनेट करने में बहुत सारी चीज़ों का रोल है। और जितना आपको सिंपल ये चैप्टर देखने में लग रहा है, अगर इसको थोड़ा डेप्थ में जाके देखा जाए तो मैं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकती, क्योंकि समझने के बाद दुनिया की कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि समझने के बाद आपकी सोचने का तरीका भी बदल जाएगा, और इसमें बहुत सारी अदर चीज़ें भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये जो आपका चैप्टर है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि आप अपने पूरे लिविंग सिस्टम में आप किसी चीज़ को मूव करते देखिए। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एनिमल्स के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम लोग प्लांट्स के लिए क्यों नहीं पढ़ते? आपने कभी पूरे वर्ल्ड वाइड, इस पूरी दुनिया में कभी कोई ऐसी किताब या बुक प्रिंटेड नहीं देखी होगी जिसमें कोई आपको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के लिए पढ़ाए। तो उसका रीज़न ये है कि आप सीखेंगे आगे जाके 11th क्लास में, और आगे जाके आप ये सीखेंगे कि जब हम क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, 9th क्लास में आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सीखा था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलने का मतलब है कि सेल को ऑर्गेनाइज करेंगे तो टिश्यू फॉर्म होगा, टिश्यू को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर आपकी बॉडी बनेगी। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स के पास नहीं होता है। तो जब ये सिस्टम प्लांट्स के पास नहीं होता है तो प्लांट्स के बारे में हम पढ़े क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कभी आपने किसी को बोलते सुना है कि प्लांट्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, या प्लांट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो उसके वर्क नहीं करने की वजह से क्या हुआ? फिर वहां पे वो सूख गया या वो ड्राई हो गया, या उसके रेस्पिरेशन नहीं करने की वजह से उसका फिजियोलॉजी स्टॉप हो गया। ऐसा कभी आपने सुना ही नहीं होगा कभी। उसका रीज़न ये है कि रेस्पिरेशन चैप्टर जब आगे आप देखेंगे, कोई सा भी जो फिजियोलॉजी के ऐसे चैप्टर, हाँ, जब आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे, क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे, एक चैप्टर है आगे जाके,
तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ये नहीं सिखाया गया कि जो आपका लंग है उसकी तरह प्लांट के पास भी कोई एक प्रॉपर ऐसा पार्ट या ऑर्गन है जो काम करता है। वहाँ पे आप ये सीखेंगे कि जो प्लांट है उसका हर एक पार्ट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है, क्योंकि जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो उसकी वजह से प्लांट्स के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन आपके बारे में अगर बात करी जाए या ह्यूमन के बारे में, तो यहाँ पे एनिमल्स नर्वस सिस्टम जो आपको पढ़ना है उसमें एक्चुअली आपको खुद का ही नर्वस सिस्टम पढ़ना है, कोई अलग नर्वस सिस्टम यहाँ आपको पढ़ाई नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम बोल दिया तो आपको अर्थवर्म का भी पढ़ना है, कॉकरोच का भी पढ़ना है, सब कुछ को पढ़ना है, नहीं। यहाँ पे चीज़ें आसान इसलिए है क्योंकि आपको सिर्फ ह्यूमन का ही नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो सवाल अब यहाँ पे ये उठता है, ये जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है? तो नर्वस सिस्टम की यूनिट पे जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे ये आपको सामने जो दिख रहा है ये न्यूरॉन का डायग्राम है। अब न्यूरॉन क्या होता है? कई बच्चों को न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ये है पहली बात कि एक जैसा लिखने में भी है, और वहाँ पे कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है कि पता नहीं, मतलब मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं आज तक कंफ्यूजिंग, बट बच्चों को लगता है, मैंने देखा है उनको एग्जाम में न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन लिखते हुए और नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन लिखते हुए, ठीक है। तो ये न्यूरॉन या नर्व सेल जो है, तो ये यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की, और जो नेफ्रॉन है वो यूनिट है आपके, जो आपका पूरा ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम है। किडनी को अगर आपको बनाना है तो उसका एक सेल, उसकी एक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। तो मैं यहाँ नेफ्रॉन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ न्यूरॉन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? न्यूरॉन की बात कर रही हूँ। तो इस न्यूरॉन में इसको हम लोग समझेंगे ही। उससे पहले एक और बात, आप अभी जहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि नाइट के टाइम में आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस लाइट ऑन ही होगा। और ऐसा तो नहीं कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में रहता हो जो टाइम जोन वैरी करेगा, नाइट में ही बैठे हैं सारे बच्चे। तो आपने लाइट ऑन करके रखा होगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर आप ऐसा करें कि जितने लाइट्स आपने ऑन करके रखे हों उसको आप बंद कर दें, स्विच आपने ऑफ किया, तो स्विच ऑफ करने के बाद क्या वो जलता है क्या? या स्विच ऑफ करने के बाद वो लाइट बंद कैसे हो जाती है, बताइए। आपने अगर जहाँ बैठे हैं वहां का स्विच ऑफ किया और लाइट बंद हो गई, क्या मतलब है इसका? रिप्लाई करेंगे उधर से? मेरी वॉइस अगर जा रही है तो उधर से रिप्लाई करेंगे। देखिए, कहीं भी अगर आप स्विच ऑफ करते हैं दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक करंट आपकी पावर सप्लाई करने के बाद उस बल्ब तक जाना था, गया नहीं या जाएगा नहीं। ऑब्वियस है, कैसे जाएगा? अब एक वायर है जहां से आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो कोई लाइट चल रही है, आपने उस वायर को कट कर दिया तो जाएगा क्या? नहीं। सवाल ये उठता है कि आपने अगर किसी चीज को टच किया और टच करने के बाद आपने ऐसा फील किया कि आपको वो चुभ रहा है, तो आपने इंस्टेंटली वहां से क्या किया? हाथ हटाया। ऐसा तो नहीं है वेट कर रहे हैं, वेट तो आप नहीं करते हैं, आप तुरंत क्या करते हैं? इमीडिएटली हाथ वहां से हटाते हैं। इसका मतलब है कि उतनी ही फास्ट स्पीड के साथ, मतलब हम सेकंड भी नहीं बोल सकते उसके लिए, समझिए ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हम इसको सेकंड भी नहीं बोल सकते, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सेकंड, नहीं, सेकंड भी बहुत बड़ा हो गया उसके लिए। आपने खुद भी अपनी लाइफ में फील करके देखा होगा, कई बार आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है बाल बाल बच गए, होता है ना। कई बार कुछ ड्राइव कर रहा है, अचानक से सामने से कोई गाड़ी गुजरी और आपने ब्रेक लगाया है, तो ये आप सोच के तो नहीं गए थे घर से कि हाँ ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ आएगा तो हम वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। बोलने का ये मतलब है कि जैसे आपके घर में एक वायरिंग प्रॉपर वर्क करता है किस चीज के लिए? मैसेज को मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करने के लिए, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपकी बॉडी में भी तो कुछ होगा। तो न्यूरॉन के पार्ट्स को तो बाद में समझेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी कि क्या पार्ट है क्या है, नहीं, वो तो याद हो जाएगा आपको। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात आपको ये समझना है,
एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ के दूसरा, तीसरा, ऐसे 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 एंड सो ऑन। मतलब ये सारे के सारे न्यूरॉन्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे आपके घर की वायरिंग रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचाने के लिए। अब आपने जहाँ वायरिंग नहीं कर रखी है वहां जाके जबरदस्ती होल्डर लगा के ट्यूबलाइट लगा देंगे, क्या होगा? जलेगा, वो लाइट नहीं देगा। आपने फैसिलिटी की ही नहीं है वहां तक इलेक्ट्रिक करंट जाने की। तो वैसे ही अगर आपको एक न्यूरॉन जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक ये न्यूरॉन नजर आ रहा है, एक है, तो एक न्यूरॉन जब यहाँ पे एंड हुआ, ये टर्मिनेट हुआ, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसका अभी रोल आने वाला है आपको। एक न्यूरॉन जहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है, जहाँ ये बंद हो रहा है, ठीक इसी के साथ ये दूसरा न्यूरॉन भी स्टार्ट हो गया। मतलब इसका सीरीज ऐसे चलता है कि जो ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, सेल बॉडी वाला पार्ट है, अगर मोटे तौर पे मैं बोलूँ तो जो ये सेल बॉडी वाला पार्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो सेल बॉडी वाला पार्ट आगे रन करेगा एक्सॉन में। कहाँ कंटिन्यू करेगा? एक्सॉन में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो जैसे ही नर्व एंडिंग आएगी, वापस दूसरे न्यूरॉन का यही डेंड्राइट वाला पार्ट जो इसके साथ तुरंत जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक इमेज के थ्रू आपको शो किया जा रहा है कैसे आपस में ये कनेक्टेड हैं। जैसे ये डेंड्राइट, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक्सॉन रन कर रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये रन कर रहा है, ठीक है। इसमें अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये ऐसे करंट की तरह आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी शो किया जा रहा है। कई बच्चों की क्वेरी होती है इम्पल्स होता क्या है ना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान काम करते हैं उसको रन कराने के लिए, वैसे ही आप अपनी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स कराना चाहते हैं, कोई काम कराना चाहते हैं, कोई वर्क कराना चाहते हैं, सबके लिए आपको क्या चाहिए? सबके लिए आपको इम्पल्स चाहिए। तो यही वो इम्पल्स है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे करता 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 पूरी, इसका मतलब है ऐसी पूरी वायरिंग जो है वो आपकी बॉडी में भरी पड़ी है। बोला जाता है कि जो सर्जन है उसमें सबसे टफ वर्क किसका होता है? न्यूरो सर्जन का होता है। हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट तो होते हैं, बट उनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क किनका होता है? जो न्यूरो सर्जन होते हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं ये इतने ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में कनेक्टेड है कि अगर आप सोचें कि नहीं, अगर यहाँ पे है तो हम कहीं किसी दूसरी जगह पे कनेक्ट कर दें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है, एक बार सर्जरी हुई तो जो उसके रिलेटिव्स है उसको पहचान ही नहीं पाता, पहचान ही नहीं आता उसको कि हाँ भाई ये हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर ऐसा कुछ। रीज़न ये है कि जिस जिन सारे न्यूरॉन्स को जुड़ के उसके ब्रेन में परमानेंट स्टोरेज वाला काम करना था, वो हिस्सा वहाँ पे क्या होता है? कनेक्टेड नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको अभी एक छोटी सी बात ये समझाई है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है। इतने देर में इतना ही लेक्चर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इससे आगे आपका टाइम सेव होगा। इंट्रोडक्शन बेस अच्छा होता है तो सारी चीज़ें सीखने में भी अच्छी होती हैं और याद भी होगा आपको, समझ भी आएगा। ईजी लगेगा तो आप पढ़ेंगे, नहीं इजी लगेगा तो मुफ्त का तो कोई ज्ञान भी नहीं सुनता किसी का, ठीक है। आपको इजी लगेगा तभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, नहीं तो पूरी दुनिया में टीचर्स भरे पड़े हैं, हर कोई आपको क्लास ही दे रहा है, ठीक है। यूट्यूब खोलेंगे तो टीचर्स ही भरे पड़े हैं, हर जगह क्लास ही चल रही है, ऑनलाइन क्लास तो हर जगह ही चल रही है, ठीक है। बट हमारे टीचर्स एक बात बोलते थे जो मैं आपको बता रही हूँ, उनकी बात हमने सुनी और मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और सही भी है, कुछ गलत भी नहीं है इसमें, कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट टीचर से पढ़ने के बाद भी टफ लग रहा है, मतलब आपके मुंह से ये निकल रहा है ये टॉपिक तो बहुत टफ है, इसका मतलब है कि आप उस टॉपिक को सही टीचर से नहीं पढ़ रहे। अगर आप सही टीचर से पढ़ेंगे तो टीचर का, जैसे कैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का, बायो में एंजाइम का क्या काम है? केमिकल रिएक्शंस को जो 1 घंटे का रिएक्शन होना था उसको 5 मिनट में कंप्लीट करा सकता है कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में पढ़ा ही आपने। तो टीचर को बोला ही गया है कैटलिस्ट कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट था जिसने आपका दिमाग खराब करके रखा था, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा समझ में, उसको वो आसान करके आपको दें, ठीक है। तो यही बात मैं आपको भी बोलूँगी, क्योंकि अभी आप लोग इनिशियल स्टेज पे हैं, तो बहुत ज़्यादा सीखना भी है, बहुत सारी चीज़ों को ग्रैस्प भी करना है। पहले आपने पढ़ा नहीं होगा,
पहले जो आपने किया है वो कट टू कट जैसे बस सिलेबस पूरा करना है नवंबर तक। और दूसरी बात ये है कि उस चीज़ में आप अभी तक दौड़ में शामिल थे, भाई उसका इतना हो गया, इतने मार्क आ गए, ऐसे हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। उस चक्कर में क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका गायब हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ तो आपका चैप्टर हो चाहे बाकी सारी चीज़ें हो, कुछ नया नहीं है आपके लिए। हाँ, सीखने का तरीका ज़रूर नया होगा। ठीक है, तभी मैंने आपको आज की क्लास के पहले लिखा भी था कि आप न्यू वे में इसको सीखने वाले। ठीक है, चलिए अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसको, और इसी में से सारे क्वेश्चन करके फिर मैं आपको बता भी दूंगी कि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले अगर इस न्यूरॉन को, अगर मैं यहाँ पे बेसिक एक काम करूँ कि ऐसे इसको 2 पार्ट्स में कट कर दूँ। ठीक है, ऐसे ही ओवरऑल ऊपर से देख के मोटे तौर पे, तो ये जो पार्ट है फ्रंट वाला आपका, इस सारे को ओवरऑल हम लोग सेल बॉडी बोल देते हैं। ये पूरा क्या कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेल बॉडी कहते हैं, या साइटन, CYTON, सेल बॉडी या साइटन। ठीक है, मतलब आप इसको सेल बॉडी भी बोल सकते हैं और साइटन भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। इसके बाद बीच में बहुत ही प्रोमिनेंट, बिल्कुल वेल डिफाइंड ये न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है। फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये जो यहाँ पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर डेंड्राइट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सोमा है। ये क्या है, ये सोमा है। और इसके अंदर कई बार जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम लोग सोमा प्लाज्म भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंशन द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंशन द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, तो आपको भी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्सोन जो है, एक्सोन जो पार्ट है ये न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। और आपको अभी भी मैंने ना ये देखिए, इसकी बात मैं कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। तो सही में जो प्रॉपर थ्रेड की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है और जो सबसे लंबा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या है, वो एक्सोन है। तो आपने एक कौन सी चीज देखी कि लॉन्गेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, एक्सोन है। एक्सोन का बहुत सारा रोल भी है और बहुत सारा यूज भी है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक ये एक्सोन जो है, इसका मेम्ब्रेन आगे जाके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क करेगा। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि आपके नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में इसका सबसे बड़ा रोल है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक डेमो के तौर पे आपको सिर्फ एक इमेज दिखाऊंगी, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ऐसे हवा में बोलूँ तो आपको भी कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज शो करती हूँ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पता है ये मेम्ब्रेन किस चीज का है, यहाँ पे आपको जो ये सैंडविच की तरह बोलने का मतलब, ऊपर से एक लेयर चल रहा है और नीचे से एक लेयर चल रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक्सोन है। पता है आपको, ये एक्सोन का मेम्ब्रेन है। ये आगे आप सीखेंगे, एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है। तो एक्सोन को जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो ऐसे कॉपी में तो ऐसे बनाते हैं ना, आपने एक लाइन डाला और दूसरा लाइन, मतलब दूसरा जो लेयर है वो बनाया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम लिखा हुआ है और यहाँ नोटिस करेंगे तो पोटेशियम लिखा हुआ है। तो इसका जब अंदर बाहर आना जाना लगा रहेगा तो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अगर आप किसी पेशेंट को इस पोटेशियम का नॉर्मल सा जो भी, इसके बिना आपका नर्वस सिस्टम काम कर ही नहीं सकता।
ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, बट मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, साधारण भाषा में कहानी की तरह जितना आपको समझ आ रहा है मैं उतना ही समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो अगर ये जो पोटेशियम है इसका ओवरडोज अगर किसी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को दे दिया जाए, ओवरडोज बोल रही मैं, ठीक है, तो उसको 5 मिनट के अंदर हार्ट अटैक आ जाएगा। कहावत नहीं सुनी आपने इंग्लिश में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहिए, ठीक है, नो डाउट, सोडियम भी चाहिए, पोटेशियम आयनिक फॉर्म में चाहिए फॉर रेगुलेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम। आप नहीं देंगे, आप बोलेंगे हम नहीं देंगे तो क्या होगा, आप नहीं देंगे तो आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी। आपका नर्वस सिस्टम जो है, हो सकता है कि आप बैठे हो बट आपको समझ नहीं आए मुझे करना क्या है। हो सकता है कि आपके सामने रिलेटिव्स बैठे हो बट आप पहचान नहीं रहे ये है कौन। आप बैठे हो बट आपको ये पता नहीं हो कि आपको काम कौन सा करना है। तो इतना बड़ा रोल है, तो आपको पता है ये सब हो किस तरह है, और ये रेगुलेट कराने का काम कौन कर रहा है। ये एक्सोन का ये, और ये जो मेम्ब्रेन है इसका आप ये आपने जूम वर्जन देखा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यही ऊपर और नीचे वाला, यही यही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये भी याद हो गया होगा कि ये क्या है, एक्सोन है, ठीक है। एक्सोन में कुछ कुछ गैप थे। आप देखिए यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक कवरिंग है आपके पास, जो स्पेसिफिक कवरिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जो येलो कलर से यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये माइलिन शीट है। ये क्या है, ये माइलिन शीट है, ठीक है। माइलिन शीट के अंदर कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक सेल्स हैं जिसको हम लोग शॉन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, नेम द स्पेसिफिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन, तो आपको आंसर लिखना है शॉन सेल, ठीक है। मेंशन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, एक्सोन। अब इसके बाद द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कनेक्टेड विद सेल बॉडी, डेंड्राइट, ठीक। एंड दिस न्यूरॉन इज टर्मिनेटेड एट नर्व एंडिंग। यहाँ पे आपको जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सही में इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी और बोलते भी, हम लोग इसको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इस न्यूरॉन का ही रोल है कि ये क्या करेगा, जो मैसेज, मैसेज बोलने का मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब अगर हम उसको आपके फिजिक्स की भाषा में बात करें तो हम इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इम्पल्स है वो डेंड्राइट में इन करेगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सोन में जाएगा, एक्सोन से नर्व एंडिंग में जाएगा, नर्व एंडिंग से फिर दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। क्या बोला मैंने, मैंने बोला एक और जो इमेज है उसकी हेल्प से भी मैं आपको बताती हूँ, काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए क्या बोला मैंने, सो देखिए मैंने बोला सबसे पहले जो मैसेज है, मतलब अगर किसी बच्चे ने ये पाथ उल्टा लिख दिया, मतलब बोला पहले नर्व एंडिंग में जाएगा, फिर एक जोन में जाएगा, फिर सेल बॉडी में जाएगा, तो गलत हो जाएगा। मैंने ऐसा कतई नहीं बोला। मैंने बोला कि ये ऊपर से नीचे की सीरीज में जब चलेगा तो कैसे चलेगा, डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव किया होगा कहीं से, मैसेज मैसेज में इम्पल्स को बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसने जो इम्पल्स रिसीव किया ये सेल बॉडी को भेजेगा, डेंड्राइट सेल बॉडी को भेजेगा, सेल बॉडी एक्सोन को भेजेगा, एक्सोन नर्व एंडिंग को भेजेगा, नर्व एंडिंग क्या करेगा, यहाँ पे सिनेप्स लिखा है, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन। गैप होता नहीं है बट जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो हम क्या बोले उसको, क्या टर्म दें। अब जैसे एक पर्सन का घर है और एक ही कॉमन दीवार के साथ दूसरे बंदे का घर लगा हुआ है, क्या बोले आप उसको, दीवार तो एक ही है, कॉमन ही, मतलब दूसरी दीवार उठाते ही नहीं है, उसी के साथ लगे हाथ बना लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जैसी नर्व एंडिंग बेचारा सोचता है ये टर्मिनेट करने को, उसी के साथ यहाँ पे दूसरा जो डेंड्राइट है न्यूरॉन का वो लगा होता है। यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है। ये गया तो जैसे ये नॉब है तो ये किसको किसके साथ कनेक्ट हो गया, डेंड्राइट के साथ। यहाँ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो ये जो यहाँ पे कनेक्ट कर गया, तो यहाँ जो गैप है वो क्या है, सिनेप्स है। क्या है, सिनेप्स है। तो कोई अगर आपसे बोलता है कि मेंशन द टर्म फॉर द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ तो चलता होगा ना, जैसे अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट, तो मैं आपसे बोलूँ कुछ तो चलता होगा ना उसके अंदर। तो कुछ चलने का मतलब क्या चलता है उसके अंदर? तो उसके अंदर क्या चलता है? तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि यहाँ जो आप न्यूरो ट्रांसमीटर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपको यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है, इस न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या चल रहा है? कुछ केमिकल्स हैं यहाँ पे। क्या है? केमिकल्स हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यही ट्रांसफर होते हैं। ये जो केमिकल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यही यहाँ से ट्रांसफर होगा, फिर दूसरे न्यूरॉन के पास क्या होता है, या हम लोग यहाँ पे एक दूसरी बात भी पढ़ेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? किसी बच्चे को कुछ बोलना है, किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना है उधर से। चलिए, तो ये जो आपके पास क्या है यहाँ पे, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक और चीज आपके पास क्या है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अभी हम पढ़ रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन आखिर कनेक्टेड हो कैसे रहा है। दूसरी बात जब वहां पे आएगी तो दूसरी बात क्या है, लास्ट वाला जो न्यूरॉन होगा, तो आखिर तो मान लीजिए आपके हाथ में कुछ चुभा, ठीक है, तो आखिर तो कोई तो ऐसा नर्व एंड होगा जो यहाँ पे खत्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, टर्मिनेट हो गया होगा। तो जो वो मसल के साथ वहां पे कनेक्शन रखे हुए हैं, उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। आपकी बुक में भी यह समझाया हुआ है। ये अब अगर आप एक नर्व एंडिंग को देख रहे हैं, एक आप किसको देख रहे हैं? आपको नर्व एंडिंग एक दिख रहा है, ब्लर है, बट कोई बात नहीं, आपको इतनी बात समझनी है कि यहाँ पे क्या है, ये एक्सोन का टर्मिनल है, मतलब नर्व एंडिंग है, समझ रहे हैं ना? जो हमने नॉब बना रखा था लास्ट में छोटा सा, वही नर्व एंडिंग यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये जो नर्व एंडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड है? ये मसल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मसल के साथ जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, और मसल के साथ जो कनेक्टेड हुआ, तो जंक्शन मतलब होता है जहाँ पे दो चीजें जुड़ती हैं, जहाँ पे दो चीजें मिलती हैं, उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? जंक्शन। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसको? न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, और जंक्शन यानी कि जहाँ पे नर्वस सिस्टम और मसल का ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे तरीके से और इतनी सारी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता हुआ आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले तो क्या बोलने का मतलब हुआ, आप जब थोड़ी ध्यान से कभी पढ़ेंगे ना, तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी। लाइन क्या है तो भी मैं बताती हूँ आपको। तो आपने जब किसी चीज को टच किया और अचानक से आपने रिस्पॉन्स किया, आपको क्या लगता है ये आपके दिमाग का सोचना है? तो वहां पे एक लाइन लिखी, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो एक स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ है कि द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ योर ब्रेन इज स्लोअर दैन द रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब आपका रिफ्लेक्स एक्शन जिस तेजी से काम करता है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उतनी तेजी से काम नहीं कर सकती। क्या बोलने का मतलब है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आप स्कूटी बाइक कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, अचानक से सामने से कोई बाइक स्कूटी ट्रक कुछ भी क्रॉस कर जाए, तो आपने झटके से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद आपने क्या फील किया? आप फील करते अभी तो बच गए। अगर आप अपने दिमाग के भरोसे बैठते, अगर आप अपने ब्रेन के भरोसे बैठते कि चलो हम थोड़ा देखते हैं ब्रेन क्या बोलता है, तो इतनी देर में तो एक्सीडेंट ही हो जाता है ना। तो ये जो आपके नर्वस सिस्टम का जो क्विक एक्शन है, ये एक्चुअल में क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है ये? रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं। तो पहले हम लोग अगर इसका पाथ, अगर ये जो सारे पार्ट्स हैं, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है,
एक्सॉन है, माइलिन शीट है, जो भी चीज़ें हैं। अगर आपको इनके बारे में एक एक लाइन चाहिए तो वो बोलेंगे, नहीं तो मैं जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है उसको मैं एक लाइन में लिख देती हूँ। ये सब जितने भी टर्म्स हैं आपके पास उसको लिखना है मुझे 1 बाय 1 करके, या फिर हम आगे चलें, रिप्लाई करेंगे एक बार उधर से, बताएंगे मुझे। मेरी अगर आवाज़ जा रही है तो रिप्लाई करेंगे। मतलब हाँ किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए या नहीं लिखने के लिए, एक बार बोलेंगे उधर से रिप्लाई करेंगे। चलिए फिर मैं एक काम करती हूँ, 2 in 1 जो आपकी क्वेरी हो उसको मैं क्वेश्चन आंसर में करा दूंगी, और अभी जो फिलहाल जो फिजियोलॉजी है उसको मैं कराती हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए समराइज फॉर्म में मैं करती हूँ, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, ठीक है। फिर और बच्चे कनेक्ट होंगे तो और थोड़ा ब्रॉड फॉर्म में भी करेंगे हम लोग इसको। और अभी मैं आपको इम्पल्स, क्योंकि इसके बारे में बच्चों को जो कंफ्यूज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स। अब इम्पल्स का मतलब समझ रहे हैं, इम्पल्स का मतलब हो गया जो वहां पे केमिकल मैसेंजर्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक। तो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले ग्रास्प कौन करेगा, सबसे पहले ग्रास्प करता है डेंड्राइट आपका, ठीक है। डेंड्राइट्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बात आती है डेंड्राइट्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल बोला भी जाता है इसको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बहुत ज़रूरी है ये, ना हो तो आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो डेंड्राइट क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट कर रहा है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने बोला था कि इसका जो फ्लो है वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो उसमें लिखिए दिस इम्पल्स, दिस इम्पल्स transmits from dendrite to सेल बॉडी। आपको दिख ही रहा है कि डेंड्राइट से पहले कहाँ गया, सेल बॉडी पे गया, ठीक है। तो डेंड्राइट से आपने भेजा उसको सेल बॉडी पे, एंड देन अलोंग द लॉन्गेस्ट पार्ट जो है, एंड देन अलोंग द एक्सोन पे गया। अब एक्सोन से ऑब्वियस से कहाँ जाएगा, एंड पे। देन टुवर्ड्स नर्व एंडिंग, टुवर्ड्स नर्व एंडिंग which leads to which leads to transmission of impulse from one neuron
टू अनदर, एक से दूसरे में ये क्या करेगा, ट्रांसफर करने का वहां पे काम करेगा। इसके बाद एक मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, जो क्वेश्चन का पार्ट है स्पेशल, उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही कर देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस में दे रही हूँ आपको, आप लोग इसको करके देखेंगे, नहीं होगा तो मैं लिख दूंगी अभी क्लास में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 0 लेवल का आंसर मैं बताती चल रही हूँ, इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तब से, करके जरूर देखेंगे, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो इसको करते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं मिस होगा, ठीक है। वैसे भी मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग। नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट, नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, क्या होगा आंसर, क्या होगा, एक्सॉन। नेक्स्ट, what do you understand by electrical impulse? Electrical impulses are responsible for transmission of message from one neuron to another neuron, ठीक है। Then what do you understand by the term synapse? सिनेप्स में लिखेंगे, सिनेप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का क्या है, ये गैप है। नेक्स्ट लिखिए, मेंशन द term for junction between neuron and मसल्स, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। फिर मैंने सोचा मैं इतनी देर से लिख रही हूँ तो ही कैसे आई यहाँ पर, फिफ्थ लिखिए, एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब ये भी जो मैंने लिखा है उसको नोट कर देंगे, ठीक है। चलिए, देन लिखिए, रिप्रेजेंट न्यूरॉन, डायग्राम बना लेंगे इसका, ये तो आना ही आना है। रिप्रेजेंट अ न्यूरॉन, देन लिखेंगे मेंशन द यूनिट ऑफ nervous system, which part of one neuron, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही, न्यूरॉन लिखेंगे। एट्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड विथ अनदर न्यूरॉन, इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, नर्व एंडिंग कनेक्टेड विथ अनदर न्यूरॉन। नेक्स्ट लिखेंगे मेंशन द सेल्स प्रेजेंट इन myelin sheath। और लास्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, what do you understand by reflex action? What is reflex action? ठीक है, ये क्वेश्चंस करके रखेंगे। हाँ, इनमें से जो क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैं जैसे ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगी ना तो मेरे से पूछ लेंगे, उसको बताने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ दिए हैं, इतने में से कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई क्वेरी हो तो पूछ लेंगे। किसी को कोई डाउट इतने पोर्शन में क्लियर है? रिप्लाई करेंगे उधर से। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।